हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। रात के 8 बजने को है और सुपर प्राइम टाइम में हम लेकर हाजिर हैं महा सुपरफास्ट 200। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। महा सुपरफास्ट की शुरुआत करें उससे पहले आपका विचार आज जान लेते हैं। दरअसल रोज 8 बजे के बुलेटिन में हम आपसे कोई आपका एक सवाल पूछते हैं। रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे की आवाज उठाते हैं। आप भी अपनी आवाज उठाए और रखिए अपने विचार कू ऐप पर। तो आज का सवाल है कि राजनीतिक बयानबाजी के चलते क्रूज ड्रग्स केस और उलझता जा रहा है। अभी जाइए और अपने विचार रखिए कू ऐप पर। और आइए लेकिन आगे बढ़ते हैं और फटाफट खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं महा सुपरफास्ट 200 में। क्रांति वानखेड़े की बहन पर नवाब मलिक का निशाना। कहा क्या हर्षदा का ड्रग्स कारोबार में हाथ है? इस पर आपको जवाब देना चाहिए। एक सवाल खड़ा किया है कि ये महिला कौन है, इससे आपका क्या संबंध है? क्या पूना के केस में कोई ड्रग का मामला इन पर पेंडिंग है और उसकी तारीख मार्च के 2022 में है क्या? हमें लगता है वानखेड़े साहब को इसका खुलासा करना चाहिए। नवाब मलिक के सवालों पर क्रांति वानखेड़े का पलटवार। क्रांति वानखेड़े ने ट्वीट कर कहा, मेरी बहन कानूनी तौर पर देगी जवाब। समीर वानखेड़े का इस मामले से नहीं है कोई भी लेना देना। रिपब्लिक भारत के पास हर्षदा रेडकर के खिलाफ दर्ज एफआईआर की कॉपी। साल 2008 में पुणे में हर्षदा रेडकर के खिलाफ दर्ज हुई थी एफआईआर। क्रांति की बहन है हर्षदा रेडकर। नवाब मलिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में समीर वानखेड़े। क्रांति वानखेड़े ने कहा, फिलहाल कानूनी राय ले रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख का दावा। काशिफ खान ने मुझे भी दिया था निमंत्रण। ये कहा कि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जा रहा है। बीजेपी पर लगाया साजिश का आरोप। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के थ्रू जो है महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करना और महाराष्ट्र सरकार अब गिरेगी तब गिरेगी, ऐसा आपने सभी चैनल ने दिखाने का काम किया है। ये कासिफ नाम का जो आदमी है, जिसे मैं जानता नहीं और इससे पहले भी मैं कभी उससे मिल नहीं चुका हूँ, उसने मुझे इस पार्टी के लिए जो है आमंत्रित किया गया। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख के आरोपों का बीजेपी नेता किरीट सौम्या ने दिया जवाब। कहा, ध्यान भटकाने के लिए ठाकरे सरकार के घोटालेबाज मंत्री डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दा। उद्धव सरकार के एक और मंत्री का सामने आने वाला है घोटाला। बीजेपी नेता राम कदम ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, महाराष्ट्र सरकार अवैध रूप से एनसीबी अफसरों की फोन टैपिंग कर रही है। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या वे अवैध रूप से ड्रग्स से जुड़े हुए लोगों का और एनसीबी अफसर का फोन टैप कर रहे हैं? करने के पीछे क्या मंशा है? क्यों ना इस सारे मामले की सीबीआई जांच की जाए। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से बॉम्बे हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। कहा, कल तक जवाब दे नवाब मलिक के वकील। नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि केस पर मांगा जवाब। मलिक के वकील ने 15 नवंबर तक मांगा है समय। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ दर्ज करवाया है मानहानि का केस। मामले पर 10 नवंबर को होगी अब अगली सुनवाई। नवाब मलिक को 29 नवंबर तक मेट्रोपॉलिटन के कोर्ट में पेश करना होगा अपना आदेश। बीजेपी नेता मोहित कंबोज ने की थी आपराधिक मानहानि की शिकायत। कोर्ट ने कहा, बयान से कंबोज की प्रतिष्ठा को हुआ नुकसान। क्रूज ड्रग्स केस के मुख्य गवाह किरण गोसावी से मुंबई पुलिस ने पुणे पुलिस ने 3 बार बात की। गोसावी की जल्द ही खत्म हो रही है कस्टडी। गोसावी से पूछताछ को लेकर एनसीबी ने नहीं की कोई औपचारिक बातचीत। एक्टर चंकी पांडे के भाई को मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम ने जारी किया समन। चंकी के भाई चिक्की पर उगाही का आरोप। चिक्की पर पूजा डडलानी का नंबर शेयर करने का भी शक। मुंबई पुलिस की स्पेशल जांच टीम के सामने पेश नहीं होंगे चिक्की पांडे। कोरोना संक्रमित होने का दिया हवाला। मुंबई पुलिस की स्पेशल जांच टीम के सामने पेश नहीं हुई शाहरुख खान के मैनेजर पूजा डडलानी। पूजा डडलानी ने खराब तबीयत का हवाला देते हुए समय मांगा। एनसीबी दफ्तर नहीं पहुंची पूजा डडलानी। अगर पूजा नहीं दर्ज कराती है बयान तो मुंबई पुलिस लेगी कानूनी सलाह। पूजा को मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम ने भेजा समन। ड्रग्स क्रूज केस में मुंबई की एसआईटी टीम करेगी पूजा ददलानी का बयान दर्ज। गवाह केपी गोसावी से डील के लगे हैं आरोप।
एनसीबी की विजिलेंस टीम के हेड डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे कौरेलिया क्रूज पर 2 और 3 अक्टूबर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। ड्रग्स केस में मुख्य गवाहों के बयान कर सकती है दर्ज। एनसीबी डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह का बयान का विजिलेंस टीम दूसरी बार आई मुंबई। हर एविडेंस को लिंक कर जांच की जा रही है। प्रभाकर सेल हमारे लिए मुख्य गवाह। हमारी विजिलेंस टीम दूसरी बार मुंबई इस जांच के सिलसिले में आई है। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने विभिन्न घटना स्थलों का निरीक्षण किया जो कि जांच के लिए आवश्यक है। क्रूज पर ड्रग्स पार्टी मामले की जांच के लिए क्रूज पर पहुंची एनसीबी विजिलेंस की टीम। ड्रग केस में मुख्य गवाहों के बयान कर सकती है दर्ज। एनसीबी के विजिलेंस टीम के सामने पेश हुआ प्रभाकर सेल। एससीआरपीएफ मेस में विजिलेंस टीम के हेड एनसीबी डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह और उनकी टीम ने की पूछताछ। साथ ही भाकर ने समीर वानखेड़े पर लगाए हैं वसूली के आरोप। क्रूज ड्रग मामले में एनसीबी की एसआईटी टीम ने जांच तेज की। 4 से 5 लोगों के बयान दर्ज किए गए। जांच के दौरान एनसीबी जोनल डायरेक्टर वानखेड़े भी रहे मौजूद। सीसीटीवी साथ ही कैमरों की जांच पड़ताल की जा रही है। क्रूज से कई दस्तावेज जब्त किए गए। एसआईटी टीम को सौंपे गए कई दस्तावेज। क्रूज ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी एसआईटी के चीफ संजय सिंह का बयान। कहा, हमारे पास आर्यन खान समेत कुछ और मामलों की फाइल है। अधिकारियों के साथ हर जांच पर हो रही है बात। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े एनसीबी दफ्तर पहुंचे। समीर वानखेड़े से भी एनसीबी की विजिलेंस टीम की पूछताछ। ड्रग्स केस के आरोपी अचित कुमार आज फिर एनसीबी के सामने हुए पेश। करीब 1 घंटे एनसीबी ने अचित कुमार से की पूछताछ। कल भी अचित कुमार से एनसीबी ने करीब 4.25 घंटे तक पूछताछ की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत के बाद पहली बार हाजिरी लगाने एनसीबी दफ्तर पहुंची मुनमुन दमेचा। जमानत की शर्तों के मुताबिक हुई हाजिरी। एनसीबी के ने किया पूछताछ के लिए मुनमुन को तलब। बॉम्बे सेशंस कोर्ट से जमानत मिलने के बाद पहली बार एनसीबी दफ्तर पहुंची नुपुर सिथेजा। जमानत की शर्तों के मुताबिक हुई एनसीबी दफ्तर में हाजिरी। इधर एनसीबी नुपुर ने ड्रग्स मामले में नुपुर से पूछताछ की। एंटीलिया की बढ़ाई गई सुरक्षा। कार से आए 2 संदिग्धों ने पूछा था एंटीलिया का पता। टैक्सी ड्राइवर ने दी पुलिस को जानकारी। डीसीपी रैंक के अधिकारी कर रही है मॉनिटरिंग। अनिल देशमुख को ऑर्थर रोड से ईडी दफ्तर लाया गया। कल बॉम्बे हाईकोर्ट ने देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी कस्टडी में भेजा है। सीएम योगी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, कैराना में फिर से लोगों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा हो गया। इसके लिए पीएसी के 1278 जवानों की बटालियन तैनात होगी। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। मुख्यमंत्री योगी ने लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि कैराना में अब कोई भी अपराधी धमकी देना तो दूर, सड़क पर भी चल नहीं सकता। ऐसा हश्र करेंगे कि उसकी आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। कोई हमारी अस्मिता को ठेस पहुंचाने का प्रयास करेगा, अराजकता की स्थिति पैदा करेगा, दंगा भड़काने का प्रयास करेगा, तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां भूल जाएंगी फिर कि कैसे दंगा होता है और कैसे सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है। कैराना से सीएम योगी के दंगाइयों को चेतावनी। कहा, अगर कोई अराजकता की स्थिति और दंगा फैलाने की कोशिश करेगा तो उसकी आने वाली पीढ़ियां भूल जाएंगी कि दंगा होता कैसे है। जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कैराना में विपक्ष को भी निशाने पर लिया। कहा, मुजफ्फरनगर में दंगाइयों को सम्मानित किया गया क्योंकि वोट बैंक की चिंता थी, जाति की नहीं। अब पीएम मोदी ने धर्म चक्र घुमा दिया है। मंदिर जाने में हिचकने वाले बड़े बड़े टीके लगाकर मंदिर पहुंच रहे हैं। पिछली सरकारें विकास तो कुछ नहीं करती थी। विकास का मतलब एक परिवार होता था। नौजवानों को नौकरी की बात आती थी, वह पूरा खानदान वसूली के लिए निकल पड़ता था। कैराना में सीएम योगी की रैली। कहा, हिंदुओं का पलायन हमारे लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है। देश की आन बान शान पर आंच नहीं आने देंगे। पलायन को मजबूर करने वालों का पलायन हो गया है। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो, यह हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं,
प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का मुख्यमंत्री योगी पर पलटवार, कहा भारत के विभाजन के बाद 50,000 लोगों ने पलायन किए, तो क्या ये शर्मनाक बात नहीं? मुजफ्फरनगर का दंगा देश के लिए आन बान शान, ये मुख्यमंत्री कहते हैं। बड़ी ही अफसोस की बात है कि भारत के विभाजन के बाद अगर 50,000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए, और ये मुख्यमंत्री उसको आन बान शान से जोड़ता है। सीएम योगी ने कैराना का किया दौरा, गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने उनका स्वागत किया, साथ ही कैराना को दी करोड़ों की सौगात। उत्तर प्रदेश के कैराना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएसी भवन की आधारशिला रखी, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घर सौंपे। कैराना पहुंचे सीएम योगी ने पलायन के बाद वापस लौटे लोगों से मुलाकात की, कैराना पीड़ितों को मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया। के परिवार के सदस्यों की निर्मम हत्या हुई थी, सरकार उनको कुछ कंपनसेशन भी देगी, मुआवजा भी देगी, जिससे वो लोग फिर से यहाँ पर अपने व्यवसाय को और अपने अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा सकें। मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात में कैराना के पलायन पीड़ितों ने बयां किया अपना दर्द, कहा पहले शाम 5 बजे के बाद कर्फ्यू वाले हालात थे, घर से निकलने में डर लगता था। योगी ने कहा बीजेपी राज में एक नया विश्वास कायम हुआ है। आपने 2017 में मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। प्रदेश के अंदर सरकार ने 4.5 वर्ष में सरकार कैसे चलनी चाहिए यह भी करके दिखा दिया। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद बोले सीएम योगी, का हिंदुओं को कैराना से पलायन करने के लिए किया गया मजबूर, लेकिन अब कैराना में अपराधियों के लिए नहीं है कोई भी जगह, अब आर्थिक गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा। कभी कैराना कस्बे में यहाँ के व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर ये साफ करते नजर आए कि अपराध के खिलाफ यूपी में जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। कैराना ने राजनीतिक अपराधीकरण देखा है, जिन पीड़ितों को नुकसान पहुंचा है सरकार उन्हें मुआवजा देगी। घर वापस लौटकर खुश दिखे पलायन पीड़ित, कहा अब लोग बिना डर के बाहर जा सकते हैं, योगी सरकार भगवान के समान है। आजम खान के गढ़ से गरजे मुख्यमंत्री योगी, रामपुर से माहौल बिगाड़ने वालों को दी चेतावनी, कहा त्योहार में किसी ने अगर माहौल बिगाड़ा तो शासन का बुलडोजर तैयार है। ने प्रदेश के अंदर शांति और सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास किया तो सख्ती के साथ निपटने और पेशेवर माफिया और अपराधियों के अवैध कमाई पर शासन का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। रामपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी करोड़ों की सौगात, 64 करोड़ की लागत की 20 विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। दिल्ली में छठ पूजा के पहले दिन यमुना नदी में जहरीले झाग के बीच श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में किया स्नान, कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी की सतह पर तैरती दिखी जहरीली झाग की परत। छठ पर सियासी घमासान जारी, यमुना में छठ मनाने पहुंचे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, रिपब्लिक नेटवर्क से की खास बातचीत। मनोज तिवारी ने यमुना पर छठ मनाने के लिए लगे प्रतिबंध पर केजरीवाल सरकार को घेरा, कहा यमुना की सच्चाई छिपाने के लिए केजरीवाल ने लगाया बैन, यमुना नदी की हालत खुद आकर देखें केजरीवाल। मन रो रहा है, अभी जो स्थिति हम लोग देख रहे हैं, आप सोचिए कि इस दृश्य को छुपाने की कोशिश किया है अरविंद केजरीवाल ने जमुना तट पे छठ प्रतिबंधित करके। मनोज तिवारी का केजरीवाल पर सीधा निशाना, कहा दिल्ली में यमुना का बुरा हाल है। केजरीवाल ने यमुना का हाल छिपाने की कोशिश की, जनता को जहरीला पानी पिला रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आपने जमुना को साफ नहीं किया, उसको छुपाने की कोशिश कर, जमुना तट को रोक दिया, क्योंकि जमुना तट पे होता तो उस दिन आप लोग आते। वो तो धन्यवाद, आप लोग पहले ही आ गए। एक दीदी डुबकी लगा रही थी, सबने देख लिया और अरविंद केजरीवाल की एक करतूत सबके सामने आ गई। सांसद मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मसले पर संज्ञान लेने की अपील की, साथ ही केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले,
जो सरकार अपने प्रदेश के लोगों को मौत परोसने में लगी है उसको रोकना, उसको सस्पेंड करना, यही सुप्रीम कोर्ट का काम है। इसमें सुओ मोटो लेके ये काम करना चाहिए। आप नेता राघव चड्ढा ने यमुना नदी में जहरीले झाग के लिए यूपी सरकार को ठहराया जिम्मेदार। का यमुना नदी में गंदा करने में यूपी सरकार की भी पूरी तरीके से भागीदारी। दिल्ली में होने वाली छठ पूजा को लेकर सियासत हुई तेज। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा पहुंचे यमुना घाट। फावड़ा चलाकर बीजेपी सांसद ने दर्ज करवाया विरोध। दिल्ली सरकार ने छठ के लिए यमुना घाट जाने पर लगाई है रोक। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कोई भी राजनीति हमारे त्योहार के बीच नहीं आ सकती। भी राजनीति हमारे त्योहारों के बीच में ना आए। जिस चीज के दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनको पूर्वांचल के भाइयों बहनों ने इतनी ज्यादा संख्या में वोट दिया, उनको मुख्यमंत्री बनाया, आज वो उन्हीं का त्योहार मनाने के लिए मना करते हैं। प्रवेश वर्मा ने दिल्ली सरकार को दी चुनौती। कहा हम यहां घाट बनाकर 10 तारीख को करेंगे पूजा। रोक सकती है तो रोक ले दिल्ली की सरकार। जो दिल्ली सरकार के स्थान है वहां पर ये परमिशन नहीं है, ऐसा क्यों है? सभी पूर्वांचल के भाई बहन हम यहाँ पे घाट बनाएंगे और सभी यहाँ पर 10 तारीख को पूजा करेंगे। सीएम केजरीवाल पर भड़के अमित मालवीय। ट्वीट करके लिखा गंदी यमुना में डुबकी की मजबूरी सीएम ने यही किए हैं। छठ के इंतजाम केजरीवाल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लखीमपुर खीरी हिंसा पर यूपी पुलिस की स्टेटस रिपोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नाराज। कोर्ट ने कहा स्टेटस रिपोर्ट में कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ गवाहों से पूछताछ की बात। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवाल का 10 दिन में जांच में नहीं दिखी कोई भी तेजी। लैब की रिपोर्ट में भी 10 दिन में नहीं आई। ऐसा लगता है कि सिर्फ एक आरोपी को दी गई प्राथमिकता। कोर्ट ने यूपी सरकार से आरोपी आशीष मिश्र को लेकर भी किए सवाल। कहा सिर्फ आशीष का ही फोन क्यों किया गया जब्त, क्या बाकी नहीं करते फोन का इस्तेमाल। लखीमपुर हिंसा की जांच कोर्ट की निगरानी के कराने के आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ने कहा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज की निगरानी में हो हिंसा की जांच। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की अगली सुनवाई। लखीमपुर हिंसा मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई ने कहा हम पत्रकार, किसान और पार्टी कार्यकर्ता तीनों हत्या केस की सही जांच चाहते हैं। 3 अक्टूबर को हुई हिंसा में 8 लोगों की जान गई थी। उपहार अग्निकांड में अंसल बंधुओं को 7 साल की कैद, साथ ही 2 करोड़ 25 लाख का जुर्माना लगाया गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल को सबूतों से छेड़छाड़ का दोषी पाया। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के पंढरपुर को दी सौगात। 2 मार्गों के चौड़ीकरण की रखी आधारशिला। संत ज्ञानेश्वरी महाराज पालकी मार्ग और संत तुकाराम महाराज पालकी मार्ग की आधारशिला रखी गई। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में कई सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण किया। सीएम उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश में कई चुनौतियां आई, हमले हुए, लेकिन भगवान विट्ठल देव हमारी आस्था में बने रहे। अतीत में हमारे भारत पर इतने ही हमले हुए हैं, लेकिन भगवान विट्ठल देव में हमारी आस्था, हमारी दिंडी वैसे ही अनवरत चलती रही। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से होगा शुरू। कोरोना वायरस से जुड़े प्रोटोकॉल्स का पालन किया जाएगा। 23 दिसंबर को खत्म होगा सत्र। अगरतला में बीजेपी और आईपीएफटी की गठबंधन सरकार करेगी संयुक्त जन आंदोलन। 14 नवंबर को आयोजित किया जाएगा संयुक्त जन आंदोलन। मणिपुर में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी में शामिल हुए 2 विधायक राजकुमार झमू सिंह हैं और दूसरे विधायक यमथोंग ने ली सदस्यता। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा रहे मौजूद। नवजोत सिंह सिद्धू का बेअदबी मामले को लेकर चन्नी सरकार और कैप्टन अमरिंदर पर साधा निशाना। कहा कैप्टन मामला हल करेंगे, इस बात का भरोसा नहीं है। चन्नी सरकार ने भी इस मामले में कुछ नहीं किया। अरविंद केजरीवाल के गोवा दौरे का दूसरा दिन। केजरीवाल ने गोवा की जनता से किया सरकार बनने के बाद 6 महीने में जमीन का मालिकाना हक दिलाने का वादा। कहा दिल्ली की तरह गोवा में भी करेंगे काम। गोवा में पार्टी को मजबूत करने में जुटे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। पणजी में भूमि अधिकारों की मांग कर रखे ग्रामीणों से मिले मुख्यमंत्री। ग्रामीणों से की बातचीत। ग्रामीणों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने खदान मजदूरों से की मुलाकात। साथ ही मजदूरों से खदान से जुड़े परेशानियों के बारे में चर्चा भी की। उत्तर प्रदेश के अमेठी में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर। समाजवादी पार्टी नेता ने जगह जगह लगवाए पोस्टर्स। पूर्व सीएम अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ की फोटो। पोस्टर्स में लिखा आ रहा हूं मैं, जा रहा हूं मैं। जहरीली शराब मामले पर बोले सीएम नीतीश कुमार। का 16 नवंबर को करेंगे मीटिंग, सभी चीजों की समीक्षा करेंगे। दोषियों को पकड़ा जा रहा है। 16 तारीख को हमारी पूरी मीटिंग है। पूरे हर जिले से लेकर के सबका पूरे तौर पर उसकी हम समीक्षा करेंगे और सबको कह दिया है कि एक एक चीज को देख लीजिए। दिल्ली में नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर युवा कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी।
नोटबंदी के 5 साल को लेकर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने मोदी सरकार को घेरा। कहा, नोटबंदी से भ्रष्टाचार, आतंकवाद और काले धन पर नहीं लगी रोक। पीएम मोदी देश को दे जवाब। मोदी सरकार पर महबूबा मुफ्ती का प्रहार। कहा, चुप्पी को शांति ना समझे। चरम पर है भ्रष्टाचार। पीएम केयर्स फंड के नाम पर सबसे बड़ा घोटाला। सीबीआई ने असम के पूर्व मुख्यमंत्री हितेश्वर सेकिया के बेटे को किया गिरफ्तार। 25 साल पुराने लोन डिफॉल्ट केस में अशोक सेकिया की हुई गिरफ्तारी। पंजाब विधानसभा के बाहर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी का कांग्रेस पर आरोप। सरकार बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर बीजेपी सरकार के साथ मिलीभगत कर रही है। पंजाब के ईटीटी टीचर का प्रदर्शन। पंजाब के शिक्षा मंत्री परगट सिंह के घर का घेराव किया गया। अध्यापकों का कहना है, जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक वो वहां से नहीं हटेंगे। ममता मेहर हत्याकांड के खिलाफ ओडिशा के भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। ममता मेहर के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की न्याय की मांग। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नगर निगम की सरकारी नर्सरी में जुआ खेलने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 12 लोगों को जुआ खेलते हुए पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से बरामद किए 1 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के बहराइच में व्यापारी की पत्नी ने सीढ़ियों पर लगाया गंभीर आरोप। कहा, सीढ़ियों की डांट से डिप्रेशन में आ गए थे मेरी पत्नी। भारतीय बोट पर पाक की गोलीबारी पर भारत हुआ सख्त। 10 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। 40 मिनट तक पाक मरीन ने भारतीय मछुआरों पर फायरिंग की थी। भारतीय मछुआरों की मौत का मामला। भारत ने पाकिस्तानी राजनयिक को भेजा समन। भारत ने पाकिस्तान राजनयिक को समन भेजकर विरोध जताया। पाकिस्तानी फायरिंग में हुई थी मछुआरे की मौत। भारतीय नाव पर फायरिंग मामले में जांच हुई तेज। नाव की जांच के लिए पहुंची एसओजी की टीम। एफएसएल और बैलिस्टिक रिपोर्ट के लिए भी सैंपल इकट्ठे किए गए। भारतीय मछुआरों पर फायरिंग मामले में मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने रिपब्लिक नेटवर्क से की बातचीत। तटीय क्षेत्र की सुरक्षा एजेंसी है, वो सतर्क है। पड़ोसी मुल्क के नाते ऐसी हरकतें करना सही नहीं। एक पड़ोसी मुल्क के नाते ऐसी हरकतें करना ये अच्छी बात नहीं है। दोबारा इस प्रकार की हरकत होगी तो इसका जवाब कैसे दिया जाए, वो भारत की सुरक्षा एजेंसियां देने के लिए काबिल भी है। यूपी एटीएस ने अवैध धर्मांतरण मामले में उमर गौतम के बेटे अब्दुल्ला को किया गिरफ्तार। एटीएस के मुताबिक अब्दुल्ला अपने पिता के साथ धर्मांतरण के धंधे में शामिल था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में दीक्षांत समारोह। यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। ग्वालियर के 2 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया घर घर टीकाकरण अभियान का शुभारंभ कर बोले सिंधिया, कहा, टीका संजीवनी है, कोई छूटने ना पाए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं में प्रशासन मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों में जुटा। कल बदायूं का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी। जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव का जातिगत वोट पर बयान। कहा, मेरी एक जेब में बनिया तो दूसरी जेब में ब्राह्मण वोट। बेअदबी मामले में गुरमीत राम रहीम से सुनेरिया जेल में एसआईटी ने की पूछताछ। एसआईटी ने करीब 7.5 घंटे पूछताछ की। 40 से ज्यादा सवाल पूछे गए। दिल्ली में अफगानिस्तान के मुद्दे पर 10 नवंबर को एनएस स्तर की बैठक होगी। बैठक में अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हो सकते हैं। 8 देशों के एनएसए बैठक में होंगे शामिल। दिल्ली में वार्षिक वेबिनार में सेना प्रमुख एमएम नरवणे का संबोधन। कहा, भारतीय सेना आधुनिकीकरण के दौर से गुजर रही है। फिक्की और भारतीय सेना ने आयोजित किया था वेबिनार। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शिक्षक दीपक की पत्नी को सौंपा नौकरी का नियुक्ति पत्र। आतंकी हमले में मारे गए थे शिक्षक दीपक चंद्र। श्रीनगर में जिला प्रशासन का अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। खुशहाल झील के पास अतिक्रमण को हटाया गया। जल निकाय की बहाली के लिए शुरू किया गया अभियान। पंजाब के नवाशहर के पुलिस परिसर के अंदर आतंकी धमाका हुआ। आतंकियों ने फेंके विस्फोटक। धमाके के बाद पुलिस जांच में जुटे हुए, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 4 जवान शहीद। 50वीं बटालियन के जवान ने चलाई गोली। हादसे में 3 जवान घायल। विशाखापट्टनम में अधिकारियों ने नष्ट किए 50 एकड़ में लगे गांजे के खेत। सूचना के बाद छापेमारी कर पुलिस ने की कार्रवाई। शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद। सेंसेक्स 478 अंक उछला। निफ्टी 151.75 अंक की तेजी के साथ 18,068 पर हुआ बंद। मध्य प्रदेश के भिंड के जिला चिकित्सालय का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। साथ ही काम ठीक से न मिलने पर कार्रवाई के आदेश दिए गए। ग्रेटर नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारी को लेकर कवायद हुई तेज। जेवर साइड पहुंचे यमुना प्राधिकरण के सीईओ और मेरठ कमिश्नर। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री करेंगे जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी का जन्मदिन आज। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में उनके आवास पहुंचकर उनको जन्मदिन की बधाइयां दी। प्रधानमंत्री मोदी ने गुलदस्ता देकर आडवाणी को बधाई दी। बाद में टेबल पर चर्चा भी की। इस दौरान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहां मौजूद रहे। लालकृष्ण आडवाणी के 94वें जन्मदिन के मौके पर आडवाणी ने पीएम के साथ केक काटा। 119 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से किया गया सम्मानित। इस बार 7 हस्तियों को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। पंडित छन्नूलाल मिश्र को राष्ट्रपति ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया। राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म पुरस्कार समारोह में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पद्मश्री अवार्ड मिलने पर अदनान सामी ने जताई खुशी। अपने माता पिता को किया यह अवार्ड समर्पित।
भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने पद्म भूषण पुरस्कार से नवाजे जाने पर गर्व जताया। कहा, देश का इतना बड़ा सम्मान पाकर बेहद खुश हूं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी संगीता जेटली को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अवार्ड सौंपा। तमिलनाडु में बाढ़ और बारिश के बाद चक्रवाती तूफान का खतरा बढ़ गया है। बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर होने की वजह से तूफान का खतरा बना हुआ है। चेन्नई में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने बारिश प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। जरूरतमंद लोगों को मदद सामग्री भी बांटी। चेन्नई में भारी बारिश से हाल बेहाल हुआ। चेन्नई के कोरुतर में दुकानों से लेकर घरों में पानी भरा हुआ है। सिलेंडर से लेकर घरेलू सामान पानी में तैरते हुए नजर आए। भारी बारिश की वजह से पानी तमिलनाडु का चेन्नई। बारिश से बिगड़े चेन्नई में हालात। सड़कों पर कमर तक भरा पानी। कई घरों में भरा बारिश का पानी। लोगों को घर से निकलना हुआ दूभर। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन बेहद अस्त व्यस्त। जगह जगह जलभराव ने बढ़ाई लोगों की मुसीबतें। तमिलनाडु के त्रिची में पानी से सड़कें लबालब। अंडरपास में भी जलभराव की वजह से यातायात प्रभावित। जलजमाव में फंसने से लोगों के वाहन हुए खराब। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में दिन में छाया अंधेरा। सुबह से आसमान छाए हुए काले बादल। भारी बारिश की संभावना। तमिलनाडु के पेरियाकुलम में दमकल और बचाव विभाग ने मानसून से पहले बचाव अभियान का किया पूर्वाभ्यास। नदी या तालाब में गिरे व्यक्ति को बचाने के लिए लोगों को तरीका भी बताया। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद एनडीआरएफ ने तमिलनाडु में 4 टीम तैनात की। तिरुवल्लू और चेंगपल्टू जिले में एक टीम और मदुरै जिले में 2 टीमों को तैनात किया गया। पुडुचेरी में भारी बारिश की वजह से जगह जगह पर जलजमाव व सड़कें बनी दरिया। लोगों को आवाजाही के लिए दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। वैट घटाकर पेट्रोल डीजल सस्ता करने की मांग की गई। मेगदातु प्रोजेक्ट के खिलाफ कांग्रेस की पदयात्रा पर बोले मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई। कहा, अपने राजनीतिक फायदे के लिए इसका विरोध कर रही है कांग्रेस, लेकिन कर्नाटक सरकार परियोजनाओं से नहीं करेगी कोई समझौता। यूपी के बहराइच में ईंट भट्टा मालिकों का विरोध प्रदर्शन जारी। जीएसटी के खिलाफ खोला मोर्चा। जीएसटी को सरकार से वापस लेने की मांग की। इधर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खाद न मिलने से नाराज होकर सड़कों पर उतरे किसान। चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। हमीरपुर में खाद नहीं मिलने पर किसानों ने लगाया जाम। रेलवे क्रॉसिंग में सैकड़ों किसानों ने बांदा हमीरपुर मार्ग में जाम लगाकर प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में होमगार्ड जवानों ने थाना अध्यक्ष पर बड़ा आरोप लगाया। थाने का घेराव कर किया धरना प्रदर्शन। कहा, तस्कर चला रहे हैं रुपए जिहाद थाना। जायडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन और एप्लीकेटर की कीमत तय की गई। जाइकोव डी के 1 करोड़ डोज खरीदेगा केंद्र। वैक्सीन की कीमत 265 रुपए प्रति खुराक तय। 12 साल से ऊपर वालों को लगेगी वैक्सीन जैकोव डी। 262 दिनों के बाद कोरोना के एक्टिव मामलों में आई कमी। देश में कोरोना के 1,42,000 मामले सक्रिय। बीते दिन कोरोना के 11,451 नए केस किए गए दर्ज। कानपुर में जीका वायरस का कहर बरकरार। लगातार बढ़ रही है जीका वायरस के मामले। अब तक 89 जीका वायरस के मरीज आए सामने। असम सरकार की कोरोना नियमों को लेकर नई गाइडलाइन। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ डबल डोज ले चुके माता पिता को कोरोना टेस्ट से मिलेगी छूट। मऊ में चलती रोडवेज की बस में लगी आग। बस ड्राइवर के सूझबूझ से बचाई लोगों की जान। उत्तर प्रदेश के बदायूं में पिकअप वैन से हादसा। वैन से गिरकर एक महिला की मौत और एक घायल। रायबरेली में 2 ट्रकों की भिड़ंत। दुर्घटना में 2 कार के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में कार सवार एक शख्स की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कार और ट्रक में भीषण टक्कर। ड्राइवर समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। गाड़ी के शीशे तोड़कर घायलों को निकाला गया। महाराष्ट्र के ठाणे में कॉलेज के स्टाफ रूम में आग से हड़कंप मच गया। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं हो पाई। हादसे में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में रुई गोदाम में लगी भीषण आग। इलाके में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। सीतापुर में धान काटने को लेकर 2 भाइयों में हुआ विवाद। बड़े भाई ने छोटे भाई की जमकर की पिटाई। मासूम को सड़क पर पटका। बच्चे की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। लखनऊ रेफर किया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में चोरों ने चोरी किए 2.5 लाख रुपए कैश। बैंक से निकल रहे शख्स से छीना पैसे से भरा बैग। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। बहराइच में बच्चे का अपहरण किया गया। खेत में बच्ची को बैठाकर मां फसल की कटाई कर रही थी। बच्ची के लापता होने पर परिजन पहुंचे थाने। पुलिस कर्मियों ने तलाश शुरू की। नोएडा पुलिस को मिली कामयाबी। पुलिस ने मोबाइल फोन लूटपाट करने वाले गैंग को किया गिरफ्तार। गैंग के 3 आरोपियों को पकड़ा गया। सहारनपुर में 1.25 करोड़ रुपए की स्मैक जब्त की गई। 3 तस्कर पुलिस मुठभेड़ के बाद हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में चूड़ी गोदाम में हुई चोरी के 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने 2400 पैकेट चूड़ी भी बरामद की। बरेली में डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर महिला के साथ रेप किया। महिला का वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। पुलिस ने शिकायत के बाद डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में गैंगरेप मामले में पुलिस ने दर्ज किया केस। इंसाफ ना मिलने पर महिला ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था वीडियो, जिसके बाद एक्शन में आई पुलिस। हमीरपुर में रुपए के लेन देन को लेकर हुआ विवाद। इलाज के दौरान हुई बुजुर्ग की मौत। परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर किया हंगामा। हत्या का केस दर्ज करने की मांग की।
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक युवक ने मुकदमा वापस करने की धमकी दी। नहीं मानने पर वकील पर तानी बंदूक। पुलिस के आने पर खुद को चौकी में किया बंद। युवक का वीडियो वायरल। हमीरपुर में युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप। 1 महीने से लापता था युवक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बदमाशों ने की फायरिंग। ग्रामीणों ने 4 में से 2 बदमाशों को पकड़ा। ग्रामीणों की पिटाई से 2 की मौत। बनने वालों में 10,000 का इनामी बदमाश भी शामिल। झारखंड की राजधानी में नक्सलियों ने किया सरेंडर। 3 सीपीआई माओवादियों के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। हरियाणा के रेवाड़ी में न्यूजीलैंड अफगानिस्तान क्रिकेट मैच पर सट्टा लगाते पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। मौके से 93,000 कैश भी बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 10 रुपए को लेकर 2 लोगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को जमकर पीटा। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गाड़ी को साइड न देने पर 2 पक्षों में हुआ संघर्ष। घटना में 6 से ज्यादा लोग घायल, 6 बाइक क्षतिग्रस्त, 7 नामजद और 20 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज। यूपी के मथुरा में कुएं में युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजस्थान के धौलपुर में 2 पक्षों के बीच हुई फायरिंग। घटना में 1 महिला और 1 व्यक्ति घायल। पुरानी रंजिश बताई जा रही है फायरिंग की वजह। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पुलिस ने लूट बैंक के बाहर वकील से लूट मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से 3 बाइकें भी बरामद की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुजारी पर मंदिर में चोरी का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई मूर्ति के सामने रखी थाली से पुजारी के नोट चुराने की घटना। यूपी के सहारनपुर में शराफा कारोबारी पर चाकू से हमला, हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। उत्तर प्रदेश के मऊ में रेलवे ट्रैक पर शव मिलने पर मची सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवक को लोगों ने दौड़ा कर पीटा। मनचले की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो के आधार पर युवक की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तेज रफ्तार रोडवेज बस ट्रक से टकराई। बस में सवार 1 दर्जन यात्री घायल। इलाज के लिए नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। ग्रेटर नोएडा में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश को लेकर हत्या की गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर पड़ताल में जुटे। छठ को लेकर पटना का दरभंगा घाट से आई शानदार तस्वीर। नहाए खाए पर गंगा स्नान के लिए उमड़ी भीड़। दिल्ली में वायु प्रदूषण से हालात बेहद गंभीर। दिल्ली के आईटीओ इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर तक पहुंचा। फिलहाल राहत के कोई आसार नहीं। मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी। अगले कुछ दिन होंगे बेहद खतरनाक। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने वायु प्रदूषण को लेकर कई इलाकों का निरीक्षण किया। इलाकों में स्मॉग गन से पानी का छिड़काव किया गया। लगातार बढ़ते प्रदूषण की जद में यूपी का अलीगढ़। आसमान में छाया स्मॉग। लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। पंजाब के लुधियाना में कई हिस्सों में लगातार किसानों ने जलाई पराली। पिछले 2 दिनों में कई घटनाएं बढ़ी। पंजाब में बढ़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर। किसानों पर हर अपील बेअसर। पंजाब के अमृतसर में भी किसानों ने जलाई पराली। सरकार की सख्ती के बावजूद खुले आम खेतों में जलाते नजर आए लोग। शीतकालीन गद्दी स्थल में विराजमान हुए बाबा केदार। अगले 6 महीने यही होगी पूजा। विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी प्रवास के बाद आज डोली ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ पहुंची। पूर्व सीएम एम करुणानिधि के लिए एक स्मारक बनवाएगी तमिलनाडु सरकार। मरीना पर 2.5 एकड़ भूमि में और 39 करोड़ रुपए की लागत से स्मारक होगा तैयार। बुलंदशहर में रुई धुनने और पंक्चर लगाने को मजबूर है नेशनल जूनियर बॉक्सिंग की गोल्ड मेडलिस्ट प्रियंका लोधी। सरकार से मदद की लगाई गुहार। जेके सीमेंट ने लॉन्च किया दिवाली अभियान। इस राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत 8 राज्यों के गांव में 107 पावर्ड लाइट्स लगाए गए। उत्तर प्रदेश के संभल में किसानों पर बारिश की मार देखी गई। बरसात की वजह से फसलें हुई खराब। किसानों ने बर्बाद फसल पर लगाए ट्रैक्टर। किसानों पर जीवन यापन का मंडरा रहा है खतरा। अयोध्या पहुंची रामायण एक्सप्रेस ट्रेन। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं को किया स्वागत। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के मौके पर इंदौर कैंसर फाउंडेशन ने जारी किया गीत। कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रिलीज किया सॉन्ग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिट इंडिया मूवमेंट के तहत सेना ने किया राजौरी मैराथन का आयोजन। 1200 प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। सूडान में सैन्य तख्ता पलट के विरोध में लोकतंत्र समर्थकों का प्रदर्शन। सुरक्षा बलों ने बरसाए आंसू गैस के गोले। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में शार्क हमले मामले में पुलिस ने बंद की युवक की तलाश। 2 दिन पहले शार्क ने तैराक पर किया था हमला। जापान में 15 महीनों के बाद पिछले 24 घंटे में नहीं हुई कोरोना से एक भी मौत। 2 अगस्त 2020 के बाद पहली बार महामारी से जापान में एक भी मौत नहीं हुई। चलिए, और हमने आपसे अपने कार्यक्रम की शुरुआत में पूछा था कि राजनीतिक बयानबाजी के चलते क्रूज ड्रग्स केस और क्या उलझता जा रहा है, और आपने अपने विचार कू ऐप पर रखे हैं। तो आइए उनके मुताबिक जो हमें जवाब मिले हैं उसमें से 87% लोगों का कहना है कि हाँ असर पड़ा है। 13% लोग ऐसे हैं जिनका कहना है नहीं। और इसी के साथ महा सुपरफास्ट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत।